आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी घटना पर चर्चा करने वाले हैं जो सच्ची घटनाओं और लोक कथाओं के बीच की लकीर को बिल्कुल धुंधला कर देती है। ब्लडी सत्या से सामने आई ये कथा हमें सीधे मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में ले जाती है, जहां एक आम सी रात अचानक एक खौफनाक सपने में बदल गई। चलिए बिना किसी प्रेजुडिस के इस पूरी कहानी के अंदर चलते हैं। तो सीधे कहानी के सबसे डरावने क्लाइमैक्स से शुरुआत करते हैं। जरा उस पल की कल्पना कीजिए। सर्दी की एक भयानक रात है, चारों तरफ घना कोहरा छाया हुआ है और एक नौजवान लड़का छत पर अकेला खड़ा है। उसकी आंखें बिल्कुल पलट चुकी हैं, सिर्फ और सिर्फ सफेद हिस्सा दिख रहा है। उसका सर किसी अजीब तरीके से वाइब्रेट कर रहा है और वो बिल्कुल हवा में एक अदृश्य शक्ति से धीमी आवाज में बस यही कह रहा है, वो मुझे बुला रही हैं। सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना। तो आइए देखते हैं भाग एक खौफनाक रात की शुरुआत आखिर होती कैसे है। देखिए, इस भयानक स्थिति तक बात आखिर पहुंची कैसे, इसको समझने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना होगा। बात लेट 1990s की है। मध्य प्रदेश की कटंगी तहसील के पास सिल्वा नाम का एक छोटा सा शांत गांव था। कहानी का मेन कैरेक्टर है मोहित, जो एक संपन्न परिवार से आता था। अब उस दौर का माहौल समझना यहां बहुत जरूरी है। 90 के दशक में गांव में कलर टीवी और फ्रिज होना मतलब किसी लग्जरी से कम नहीं होता था। और उस वक्त टीवी पर आप बीती नाम का एक बेहद मशहूर और डरावना सीरियल आता था। जब भी इसका नया एपिसोड आता तो मोहित के घर पर जैसे पूरे गांव का मेला लग जाता था। ये सिर्फ टीवी देखना नहीं था, एक बड़ा कम्युनल इवेंट बन चुका था। अब उस रात की टाइमलाइन देखिए, चीजें कितनी तेजी से आगे बढ़ती हैं। मोहित टीवी देखने आई उस भीड़ पर थोड़ा अपना रुतबा जमाना चाहता था, तो उसने तय किया कि वो पड़ोस के शहर कटंगी से सबके लिए समोसे लाएगा। रात करीब 8 बजे मोहित, उसका दोस्त संघर्ष और चचेरा भाई अनिल बुलेट पर निकल पड़ते हैं। सब ठीक था, लेकिन वापसी में लगभग 8:30 बजे उन्होंने रास्ते में रुकने का एक बेतुका और सच कहूं तो बहुत ही खतरनाक फैसला ले लिया। और यहीं से शुरू होता है भाग 2, पुलिया पर रहस्यमयी बैलगाड़ी। देखिए, ये रास्ता बिल्कुल सुनसान था, खूब अंधेरा और एक छोटे से नाले के ऊपर बनी वो अकेली पुलिया। यहां का लेआउट थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये आगे बहुत काम आएगा। पुलिया के पास ये तीनों लड़के अलग अलग थे। नीचे अंधेरे में मोहित और संघर्ष सिगरेट पीते हुए बातें कर रहे थे, और ऊपर पुलिया पर जहां बुलेट खड़ी थी वहां अनिल था। चारों तरफ इतनी शांति थी कि एक पत्ता भी हिले तो आवाज आए, और तभी उस सन्नाटे को चीरती हुई एक बैलगाड़ी के आने की धीमी धीमी रिदमिक आवाज सुनाई देती है। जब वो बैलगाड़ी उनके ठीक पास से गुजरी तो उनका ध्यान सीधे उसकी सवारियों पर गया। एक बूढ़ा आदमी सफेद कुर्ते में उस बैलगाड़ी को चला रहा था। पीछे 3 औरतें बैठी थी जिन्होंने लंबा घूंघट किया हुआ था, लेकिन उनके ठीक बीच में एक जवान लड़की सलवार सूट में बैठी थी जिसका चेहरा बिल्कुल खुला हुआ था। यहां सबसे अजीब बात यह थी कि जब वो गाड़ी पास से गुजर रही थी तो वो खुले चेहरे वाली लड़की लगातार मोहित को घूर रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी अस्वाभाविक मुस्कान थी और उसने हाथ उठाकर इशारा करते हुए मोहित को अपने पीछे अंधेरे में आने को कहा। और हैरानी की बात जानते हैं क्या है? मोहित भी उसको देखकर मुस्कुराने लगा और लगभग उसके पीछे अंधेरे में चली पड़ा था। वो तो शुक्र है कि उसके दोस्तों ने उसे झकझोरकर होश में लाया और वो तुरंत वहां से भागकर गांव की सेफ्टी में वापस आ गए। लेकिन बात वहां खत्म नहीं हुई। यहां से आता है भाग 3, छत पर अनजानी मौजूदगी। अब आप नीचे और ऊपर के माहौल का अंतर देखिए। अंधेरी पुलिया का डर छोड़कर अब हम सीधे भरे हुए घर की तरफ आते हैं। नीचे ग्राउंड फ्लोर पर बहुत भीड़ थी। लोग गर्मा-गर्म समोसे खा रहे थे, सनी देओल की फिल्म चल रही थी, तालियां बज रही थी, एकदम लाइवली और सेफ माहौल। लेकिन ऊपर छत पर बिल्कुल सन्नाटा और जम देने वाली सर्दी थी। मोहित अपने कपकपाते दोस्त के लिए छत से लकड़ी लेने ऊपर गया था, पर उसको गए हुए 10 मिनट से ज्यादा बीत चुके थे और वो वापस ही नहीं आया। जब संघर्ष ये देखने छत पर गया कि भाई मोहित आखिर कहाँ रह गया, तो जो उसने देखा उस पे उसे विश्वास नहीं हुआ। मोहित छत के कोने में खड़ा होकर बिल्कुल उसी औरत से बातें कर रहा था जो उन्हें पुलिया पर मिली थी। अब यहां एक दिमाग हिला देने वाला सवाल सामने आता है। नीचे घर में आगे से पीछे तक खचाखच भीड़ भरी थी, लोग जमीन पर बैठे थे। तो आखिर वो रहस्यमयी औरत बिना किसी एक इंसान की नजर में आए इतनी भीड़ को पार करके छत तक कैसे पहुंच गई? फिजिकली ये बिल्कुल असंभव था। और यही इम्पॉसिबिलिटी ले जाती है हमें भाग 4 पर, खौफ का मंजर और वो छलांग। ये सब देखते ही संघर्ष के तो होश ही उड़ गए। वो घबराहट में तेजी से नीचे भागा ताकि और लोगों को बुला सके।
लेकिन जब मोहित के घर वाले और दोस्त भागते हुए छत पर आए तो वो औरत हवा में गायब हो चुकी थी। और वहां का नजारा वो हद से ज्यादा बेचैन करने वाला था। जैसा मैंने पहले बताया, मोहित की आंखें पूरी तरह ऊपर पलट चुकी थी। उसका सिर किसी मशीन की तरह तेजी से वाइब्रेट कर रहा था और वो हवा में किसी अदृश्य चीज से बिल्कुल नॉर्मल आवाज में बातें कर रहा था। और फिर अचानक देखते ही देखते वो फूट फूट कर रोने लगा। सोचिए उसके माता पिता पर क्या बीत रही होगी। अपने खौफजदा माँ बाप के ठीक सामने उसने चीखते हुए वही अल्फाज कहे, वो मुझे बुला रही है, मुझे जाना पड़ेगा। और बिना एक पल सोचे मोहित दौड़ा और उसने छत के किनारे से सीधे नीचे छलांग लगा दी। ये गिरना बिल्कुल जानलेवा साबित हो सकता था, लेकिन इसको सिर्फ और सिर्फ चमत्कार ही कहेंगे कि घर के आगे कंस्ट्रक्शन के लिए रेत का एक बड़ा सा ढेर पड़ा हुआ था। मोहित ठीक उसी मुलायम रेत पर गिरा जिससे उसकी जान बच गई। आगे बढ़ते हैं भाग 5 पर, माता की चेतावनी और उससे बचने के उपाय। जैसे ही वो छत से गिरा, नीचे जहां भीड़ टीवी देख रही थी वहां पूरी तरह अफरा तफरी मच गई। इसके बाद जो हुआ उसे समझने के लिए माता आना नाम के कॉन्सेप्ट को जानना बहुत जरूरी है। गांव में ये एक बहुत आम मान्यता है जहां माना जाता है कि किसी शख्स के अंदर कुछ देर के लिए किसी दैवीय शक्ति का प्रवेश होता है ताकि वो खतरे का ऐलान कर सके। तो भीड़ में खड़े एक पड़ोसी के पिताजी अचानक इस ट्रांस स्टेट में चले गए। उन्होंने वहां चिल्लाते हुए ऐलान किया कि पुलिया पर दिखने वाली वो एंटिटी, वो अदृश्य शक्ति मोहित के पीछे पीछे उसके घर तक आ गई है और हर हाल में उसकी जान लेना चाहती है। उस दैवीय ऐलान में सिर्फ चेतावनी नहीं थी, बल्कि खतरे से निपटने के लिए कुछ सख्त निर्देश भी थे। पहला निर्देश, अगले दिन सूर्यास्त होने से पहले वहां एक प्रॉपर मंदिर का निर्माण करना ही होगा। दूसरा, उस मंदिर में मूर्तियों की स्थापना होनी चाहिए। और तीसरा, सबसे अहम निर्देश, मोहित की रूह को बचाने के लिए उसे उसी मंदिर के अंदर बंद करके रखना होगा। ये पूरी तरह से एक रेस अगेंस्ट टाइम थी। और जानते हैं कितना वक्त लगा? सिर्फ 12 घंटे। जी हां, पूरा का पूरा गांव एक साथ जुट गया इस काम में। लोगों ने रातों रात पैसे इकट्ठे किए, पसीना बहाया और देखते ही देखते उस घर के ठीक बगल वाली जमीन पर महज 12 घंटे के अंदर एक पूरा नया मंदिर बनकर तैयार हो गया। कम्युनिटी का यह एफर्ट वाकई कमाल का था। अगले दिन दोपहर को जब आखिरकार मोहित की आंख खुलती है तो वो खुद को अपने ही घर के आंगन में बने उस नए मंदिर के अंदर पाता है। और सबसे अजीब बात क्या थी, उसे पिछली रात का कुछ भी याद नहीं था। जीरो मेमोरी। छत पर जाना, औरत से बात करना, छत से कूदना, बिल्कुल कुछ भी याद नहीं। इस पूरे कंफ्यूजन को देखते हुए आखिरकार उसके दोस्तों को हिम्मत जुटाकर उसके पिताजी के सामने जाना पड़ा और पुलिया की पूरी सच्चाई बतानी ही पड़ी। और यहीं से खुलता है भाग 6, पुलिया का काला सच। दोस्तों की बात सुनने के बाद मोहित के पिताजी ने जो सच्चाई बताई उसने सबको हिलाकर रख दिया। ये एक ऐसी खौफनाक डार्क हिस्ट्री थी जिसे गांव का हर पुराना शख्स वाकिफ था। उन्होंने बताया कि सालों पहले एक परिवार बिल्कुल वैसे ही किसी शादी से वापस बैलगाड़ी में लौट रहा था। आधी रात का वक्त था और ठीक उसी पुलिया के पास एक जंगली तेंदुए ने उन पर भयानक हमला कर दिया। उस हमले में परिवार का कोई भी इंसान जिंदा नहीं बचा। तभी से गांव वालों का मानना है कि उनकी आत्माएं आज भी उस पुलिया पर भटकती हैं। मतलब लड़कों ने उस रात जो बैलगाड़ी और सवारियां देखी थीं, वो असल में उसी बीते हुए ट्रैजिक कल का एक लिटरल रीप्ले था। तो इस विश्लेषण के एंड में ये कहानी हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। क्या मोहित के साथ उस रात जो कुछ भी हुआ वो महज उसके दिमाग का एक इल्यूजन था, एक वहम जो डर, गिल्ट और उस रात के सन्नाटे से पैदा हुआ? या फिर सच में उस पुलिया पर किसी पुराने वक्त की आत्मा ने उसे अपना शिकार बनाना चाहा था? इंसान का दिमाग, हमारी सांस्कृतिक मान्यताएं और अनएक्सप्लेन्ड फिनोमेना के बीच की ये लाइन वाकई बहुत नाजुक है। आप इस पूरे रहस्य के बारे में क्या सोचते हैं? इस पर अपनी सोच जरूर विकसित कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहने के लिए शुक्रिया।